नमस्कार साथियों, आप सबका सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए हिंदी का सबसे सटीक चैप्टर लेकर के उपस्थित हुए हैं। संक्षिप्त में बहुत बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज बताने वाले हैं वर्णमाला से लेकर के और जितना भी व्याकरण है सारे व्याकरण का जिक्र करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। वर्णमाला सीखना, व्याकरण सीखना कोई बहुत कठिन नहीं है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको इसमें आपके काम की वैसे भी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी शब्द जो है वो हमारे फारसी भाषा से लिया गया है। ये जो हिंदी है ये खुद हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ये फारसी का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जो ये हिंदी है इसकी उत्पत्ति जो है या व्युत्पत्ति ईरानियों ने किया था। ईरान के लोग जब हमारे देश आए थे उन्होंने ही हिंदी शब्द दिया था। आगे हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक जो विश्व हिंदी दिवस है ये है 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी क्रम में यदि पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो आप लगाएंगे 21 फरवरी। ठीक है। अब हम देखेंगे जो वर्णमाला है उसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल सटीक शब्दों में आपके सामने डिफिनेशन ये लिखी हुई है। डिफिनेशन है कि ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। छोटा अ से ज्ञ तक के जो सुव्यवस्थित क्रम है उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। और यदि वो जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनका क्रम बदल जाए तो वो वर्णमाला नहीं होंगे। आगे देखते हैं, वर्ण के प्रकार देखेंगे। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर की जो परिभाषा है लिखा हुआ है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात वह वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरे क्रम में यदि हम व्यंजन की परिभाषा देखें तो मैंने यहाँ साफ साफ स्पष्ट लिख रखा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर और व्यंजन में ये अंतर है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 13, क्योंकि इसमें अंग और आहा ये दो जो अयोग वाह वर्ण हैं इनको भी इसमें यदि जोड़ा जाए तो इनकी संख्या हो जाएगी 13। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। इस प्रकार से आपको अलग अलग याद रखना है। स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, अंग और आहा मिला करके। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आइए इसके बाद में हम देखते हैं स्वर क्या है और स्वर कितने होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वरों की संख्या मैंने भी 11 बताई है। वो 11 कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो यहाँ आपके सामने लिखे हैं। अ से औ तक ये स्वर होते हैं। इनको और डिटेल में आगे हम जानेंगे। लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। लिखने के आधार पर इनकी संख्या 11 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है। आइए हम उनको देख लेते हैं। 10 जब हम बोलेंगे तो इसमें री नहीं शामिल किया जाएगा। जो आपका री है ये री इसमें शामिल नहीं होता है। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका 10 होगा, तो ये 10 ऑप्शन को ही आपको सही करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आइए स्वरों को ठीक प्रकार से समझते हैं। आप बिल्कुल इस प्रकार से लिखते और समझते चलें कि आपको यह वर्णमाला दोबारा ना पढ़ना पड़े। स्वरों का वर्गीकरण यदि हम देखेंगे तो पहला नंबर यहाँ पर बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर।
तो आइए सबसे पहले हम मूल स्वर को देखते हैं, फिर हम देखेंगे संधि स्वर। मूल स्वर हैं क्या? मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। ये होते हैं अ, ई, उ, री। ये जो अ, उ, ई, री, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों को मूल स्वर कहते हैं। इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। ह्रस्व स्वर भी और मूल स्वर भी, ये 4 होते हैं। दूसरा हम देखेंगे संधि स्वर। संधि का मतलब आप जानते ही हैं, संधि का मतलब होता है मिला हुआ, अर्थात इनका निर्माण स्वरों के मेल से होता है, यानी स्वर ही मिल करके और स्वर का निर्माण करते हैं, तो ऐसे स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसे जानेंगे, उससे पहले लिखा हुआ ये 2 प्रकार के होते हैं, उन दोनों प्रकार के स्वरों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय और विजातीय, ये दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर से आपको लग रहा है, सजातीय मतलब एक समान जाति वाले या एक प्रकार के स्वर। लिखा है जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ प्लस आ मिल करके बड़ा आ बनाते हैं, तो देखिए एक ही प्रकार के स्वर इसमें मिले हुए हैं और उनसे बना हुआ है ये बड़ा आ। ऐसे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बना है बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सभी स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं विजातीय। विजातीय से आपको पता चल रहा है कि ये एक समान स्वर नहीं होंगे, कुछ अन्य जाति के स्वर आपस में मिलकर के और जिन स्वरों का निर्माण करते हैं उन स्वरों को हम कहते हैं विजातीय स्वर। लिखा है जो स्वर भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, यानी भिन्न जाति के स्वर के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम कहते हैं विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय में बहुत सामान्य अंतर है, आपको इसे समझ लेना है। ठीक है, और ये विजातीय स्वर जो होते हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं और इनकी भी संख्या 4 होती है। आइए देखते हैं वो 4 कौन कौन है। वो 4 हैं ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ए, अ और ई से मिलकर बना है। इसी तरह से हम देखेंगे आए, अ और ए से मिलकर बना है, और ओ अ प्लस ऊ से मिलकर बना है, और आओ अ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो यह देखिए दूसरे स्वर हैं और इधर देखिए दूसरे जाति के स्वर हैं। तो यह भिन्न जाति के स्वर हैं और इनके मेल से यह स्वर बने हैं, इसीलिए ऐसे स्वरों की संख्या ये जो 4 होती है, ये 4 विजातीय होते हैं। सजातीय भी 4 और विजातीय भी 4 होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने अभी आपको कहा था जो मूल स्वर होते हैं वो मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और यदि हम दीर्घ स्वरों की बात करें तो इनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। आइए हम देखते हैं। इसमें बड़ा आ से लेकर के आओ तक ये 7 स्वर जो होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये 7 आपके दीर्घ प्लस ये 4 आपके ह्रस्व मिल करके होते हैं 11 स्वर। ठीक है, ये 11 स्वर आपके हो गए। अब तीसरा हम देखते हैं कुल स्वरों के प्रकार। तो कुल स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को आगे हम देखते हैं। आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर जो हैं ये कुल स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बारी बारी से हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर। इसके लिए परिभाषा लिखी हुई है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये आपको अभी पूछे भी बताया है, अ, ई, उ और री 4 होते हैं। दीर्घ स्वर के बारे में यदि हम बात करें तो साफ साफ लिखा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर जितने समय में बोले जाते हैं उससे अधिक समय
जिस स्वर के उच्चारण में लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। इसे भी अभी आपको मैंने ऊंचे बताया है। और इसके बाद में आता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर क्या है? पुलुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों की दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम की ध्वनि। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पुलुत स्वर। चौथा हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा है पश्च स्वर। तो आइए हम देखते हैं अग्र क्या है, पश्च क्या है और मध्य क्या है। अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी जिह्वा है, इस जिह्वा का जो ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग के एक्टिव रहने से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। जैसे ये 4 जो स्वर आपके सामने लिखे हैं, ये चारों स्वर अग्र स्वर के नाम से जाने जाते हैं। आप में प्रश्न आ सकता है कि अग्र स्वर निम्नलिखित में से कौन है। तो एक स्वर इसमें से दिया जाएगा, बाकी 4 अन्य स्वर दिए जाएंगे। तो आपको इन्हें पहचानना है, इन्हें रट लेना है बिल्कुल। इसी में से कोई एक को जो कि उसमें लिखा होगा उसे सही करना है। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब होता है जैसे जो आपकी जिह्वा है, इस जिह्वा के मध्य से या मध्य क्षेत्र के एक्टिव होने से, सक्रिय होने से जो स्वर उच्चारित किया जाता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर की संख्या सिर्फ 1 होती है। वो कौन सा स्वर है? वो स्वर है आ। अब हम आगे देखते हैं पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर का मतलब हुआ यह जो जिह्वा है, जैसे ये जिह्वा है, इस जिह्वा का ये पीछे का जो कंठ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिह्वा के पीछे या पश्च भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। इनकी संख्या 5 होती है जो आपके सम्मुख लिखी हुई है। लेकिन ये देखिए एक ये स्वर लिखा हुआ है, इसको हम आगत स्वर भी कहते हैं। यह एक अपवाद है। अगला हम देखेंगे उच्चारण या ओष्ठ की बनावट के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है आवृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, यानी उच्चारण करने पर यदि आपकी होंठ इस तरह से गोल नहीं होती है तो वह आवृत्तमुखी होते हैं। जिनके अंतर्गत आते हैं ये सारे स्वर जो आपके सामने लिखे हुए हैं। वृत्तमुखी, ये वृत्तमुखी ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जो ओठ है वो गोल हो जाती है, अर्थात वृत्त के आकार की हो जाती है। उसे हम कहते हैं वृत्तमुखी स्वर। इनकी संख्या आपके सम्मुख लिखी हुई है, इन्हें आपको रट लेना है। लेकिन एक अपवाद यहाँ पर भी बताया गया है, यह एक अपवाद है। अगला हमारा है मुख के खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो इनका प्रकार है 4 प्रकार के स्वर होते हैं, इनको याद रखना है। जिसमें पहले नंबर का स्वर है संवृत। संवृत क्या है? लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। ये 4 जो वर्ण हैं स्वर, इनको हम संवृत कहते हैं। अगला हमारा है अर्धसंवृत, अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हमारा थोड़ा सा मुख खुलता है उन्हें हम कहते हैं अर्धसंवृत स्वर। जैसे ए, ओ, इनको बोलने के लिए हमारा थोड़ा सा मुख खुलेगा, तो ये हो गए हमारे अर्धसंवृत स्वर। इनकी संख्या बिल्कुल रट लीजिए। और इसकी एक ट्रिक है ओए, ओए। तो ओ और ए ये दोनों स्वर अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे ये है विवृत स्वर। विवृत ये बिल्कुल संवृत के उल्टा होता है। लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें हम बोलते हैं विवृत स्वर। जैसे आ। और अर्धविवृत, इसमें क्या होगा, विवृत स्वरों की तुलना में जो मुंह है वो थोड़ा खुलेगा, तो उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहेंगे। इनकी संख्या आपके सम्मुख लिखी हुई है। ये आपके हैं अर्धविवृत स्वर। अब उसके बाद अर्धस्वर, य और व अर्धस्वर कहलाते हैं।
कंठ स्वर अ और आ, ये कंठ स्वर है। तालव्य स्वर ई और ई तालव्य है, ये मूर्धन्य है। री ओष्ठीय स्वर, ये ओष्ठीय स्वर है और ये कंठोष्ठीय स्वर है, ओ और आओ। इन्हें बिल्कुल आपको रट लेना है। उसके बाद में है कंठ तालव्य स्वर, कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं, तो इन्हें हम कंठ तालव्य कहेंगे। और इसके बाद में प्राकृतिक स्वर, ये जो अ ई उ ये जो हैं ये प्राकृतिक स्वर हैं। उदासीन स्वर आ है, आ को उदासीन स्वर भी कहते हैं, इसको सहित स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि जो कुल स्वरों की संख्या 13 है, जिसमें अंग और आहा ये जो अयोग वाह हैं, इन्हें अगर निकाल दिया जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और इस 11 में 3 प्रकार के स्वर हमने बताए हैं। ह्रस्व बताया है, दीर्घ बताया है और पुल्ल स्वर बताया है। और इसके अलावा और जो स्वरों के प्रकार होते हैं उन स्वरों को बताया, उसके प्रकार बताए हैं और उसके स्वर आपके सम्मुख लिख करके मैंने बताए हैं। ये सब बेहतरीन तरीके से आपको आया होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको स्वर बताने वाला था। जल्दी ही व्यंजन की वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप इसका नोट बना लीजिएगा, बिल्कुल ठीक से तैयारी करते रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आप हिंदी में अच्छे नंबर कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो लेकर के आता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।